आपकी यहाँ उपस्थिति हिंदी के प्रति आपके दिल में जो प्यार और सम्मान है उसको भी दर्शाता है। और मुझे ये जान देखकर बहुत खुशी हुई है कि ये अधिवेशन सिख पंथ के नवे गुरु बलिदानी संत गुरु तेग बहादुर जी के महान बलिदान की 350वीं वर्षगांठ की पुण्य स्मृति को समर्पित। आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, दुनिया का हर कानून आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करता है। आत्मरक्षा केवल अपनी जान बचाना नहीं, आत्मरक्षा अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने देश की अस्मिता को, अखंडता को सुरक्षित रखना, वो भी आत्मरक्षा का ही काम है। हर किसी का अधिकार है, हर कानून आत्मरक्षा का अधिकार हर किसी को देता है। पर यहाँ एक अनूठी मिसाल, न मैं खुद खतरे में था, न मेरा मत खतरे में था, न मेरा समुदाय खतरे में था, पर मेरे देशवासियों का, मैं एक वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा था और वहाँ मैंने उनकी रक्षा करने को आत्मरक्षा माना। और मैंने जो भी ये असाधारण, अपनी रक्षा में तो आदमी किसी हद तक भी जाता है, लेकिन गुरु तेग बहादुर आत्मरक्षा की जो कल्पना है, जो सिद्धांत है, जो अधिकार है, उसके सम्मान की रक्षा के लिए वो किसी हद तक भी गए। और उन्होंने न केवल एक आदर्श प्रस्तुत किया, पर रहती दुनिया में ऐसी मिसालें मुश्किल से मिली। उन्होंने न केवल एक आदर्श प्रस्तुत किया है, बल्कि वो हम सदैव के लिए लोगों को प्रेरित करते रहेंगे कि आत्मरक्षा के इस सिद्धांत को, इस परिकल्पना को विस्तार दो। जिस तरह खुद तुम्हारी अपनी जान महत्वपूर्ण है, उतना ही सम्मान दूसरे के लिए भी रखो। और उसके लिए भी अगर खुद त्याग करना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, तो हिचको मत। इससे हम ये राष्ट्र, भारत, गुरु तेग बहादुर का हमेशा कृतज्ञता हमारी उनके प्रति बनी रहेगी। और वो हमें, हमारे आदर्श हैं, हमें प्रेरित करते रहेंगे। और मैं सोच रहा था कि वाल्मीकि जी ने कहा कि ये कहाँ से पैदा होता है। ये पैदा होता है जब संवेदनशीलता हो और करुणा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि अगर हम सब भी जीवन जीना चाहते हैं तो अपने अंदर संवेदनशीलता और करुणा का भाव विकसित करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि महिलाओं में करुणा का भाव नैसर्गिक तौर पर आता है, पुरुषों को इसके लिए सचेत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जब संवेदनशीलता और करुणा हमारे दिल में जगह बना लेती, तो जो जहाँ कहीं हम अत्याचार होते देखते हैं, फिर हमारे मन में उस संवेदना को ठेस पहुँचती है और करुणा की धारा बह निकलती। और यही दशा हुई थी आदि कवि वाल्मीकि जी की,
जब उन्होंने एक शिकारी के द्वारा 2 क्रौंच पक्षी जो प्रेम में लग्न थे, जब उस शिकारी ने एक को मार दिया तो उनकी संवेदना को ठेस पहुंची थी, करुणा की धारा बह निकली, और तब उन्होंने पहला श्लोक जो आया वो उसी वक्त उन्होंने कहा था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि अब अपनी इस संवेदना का प्रयोग, अपनी इस करुणा के भाव को अभिव्यक्ति दो और राम की कथा को लिखो। और वहीं उसी वक्त उन्होंने कहा था कि श्लोक की उत्पत्ति शोक से होती है, श्लोक की उत्पत्ति शोक से होती है, और शोक संवेदना से पैदा होता है और उससे करुणा की धारा बहती है। एको रसा करुणा एवा निमित्ता भेदात। दुनिया में हम सब जितने भी जीव, इंसान नहीं, जितने भी जीव सब सुख की तलाश में रहते हैं, लेकिन मानव को बुद्धि दी गई, कल्पना की शक्ति दी गई, और उसके नाते हम ये, जिस दिन हमारी समझ में ये आ जाता है कि हमारा सुख केवल अपने सुख में नहीं है, सबके सुख में हमारा सुख, सबके प्रति मन में वो भाव आ जाता है, तो फिर अभी जो मैंने कहा कि एक को रसा, दुनिया में रस तो बहुत सारे, पर उनका प्रभाव क्षणिक होता है, थोड़ी देर रहता है। एक ही रस है और वो है करुणा। आपका, हमारा कोई भी कर्म जब करुणा से प्रेरित होता है, हम वो काम करते हैं, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, हम वो काम करते हैं तो जब भी कभी उसकी याद आती है तो मन सुखी भावना से भर जाता है। एक ही है रस, वो है करुणा। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में जानता हूँ, इसकी गौरवशाली और प्रेरणादायी परंपरा रही है। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई है, बल्कि मैं यहाँ पहली बार नहीं आ रहा हूँ, पहले भी आया हूँ। केरला में जब मैं था तो मैं यहाँ आया हूँ, और अध्यक्ष जी की बड़ी महती कृपा थी कि डॉक्टर R.K. सिन्हा, इन्होंने, कब बात हुई इसलिए कि मेरा कार्यक्रम यहाँ जल्दी में बना था, मैं बक्सर गया था, जी बक्सर से आया था, बक्सर गया था, वहाँ से लौटा था, तो इतना ही उपस्थिति थी। तो मैं कहूँगा सुलभ जी को कि उन्होंने बहुत ही थोड़े से समय में वो आयोजन यहाँ पे किया था। मैं आपको एक बार धन्यवाद देता हूँ। भाषा के मामले में अभी मैं कह रहा था कि अनिल जी ने कहा कि दक्षिण में हिंदी का कोई विरोध नहीं। मैं केंद्रीय हिंदी समिति का सदस्य 1980 में पहली बार लोकसभा में आया था, और उस वक्त जो सबसे सशक्त संस्था हिंदी के संवर्धन के लिए, प्रमोशन के लिए है, केंद्रीय हिंदी समिति, सरकार की सबसे बड़ी संस्था। मैं 80 में जब पार्लियामेंट में आया हूँ, मेरी उम्र उस वक्त 29 साल थी। मैं उस वक्त केंद्रीय हिंदी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया था। 3 लोकसभा से मेंबर होते हैं, तो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी सदस्य थे, पंडित चिरंजी लाल शर्मा हरियाणी के थे, वो थे, और मेरे जैसे कम उम्र
छोटे, जिसको कोई अनुभव नहीं था, उसको भी ये सौभाग्य मिला कि मैं केंद्रीय हिंदी समिति का सदस्य था। और उस नाते ये मैंने जिक्र ये बताने के लिए कि मैं सदस्य था, ये बताने के लिए मैंने इसका जिक्र किया है कि साउथ के लगभग सभी राज्यों से मैं 80 में मैं पार्लियामेंट का मेंबर होने के बाद पहली बार साउथ दक्षिण के राज्यों में मुझे आमंत्रण मिला। हिंदी प्रचारणी समिति, हिंदी 2 नामों से हैं, उनके नाम से मुझे इनविटेशन। और मैं शायद मार्च में 80 में केरला गया, मार्च या अप्रैल में। और मैं जो जितना अध्ययन मैंने किया है, दक्षिण के राज्यों के लोग तो हिंदी सीखने को राष्ट्रीय आंदोलन का एक में भाग लेने के बराबर समझते थे। मैंने अभी कहा निर्देश कि हिंदी का विरोध, लोग कहेंगे नहीं आप गलत करें, तमिलनाडु में भी हिंदी का विरोध नहीं है, जिस तरह हमने हिंदी की वकालत की है उसका विरोध है, हिंदी का विरोध नहीं। और आप जाइए तमिलनाडु में, ये बात सही है कि पहले लोगों को नहीं आता था। केरला जैसे राज्य, आप बहन बैठी हुई हैं बेंगलोर से, वहाँ तो आमतौर से लोग बोलते हैं हिंदी में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। केरला में 10वीं क्लास तक हिंदी कंपलसरी है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं इसलिए कि वातावरण नहीं। लेकिन जैसे ही वो किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं, बड़ी सुगमता से 3-4 महीने के अंदर हिंदी धारा प्रवाह बोलने लगते हैं। आप दिल्ली में मिलिए लोगों से, जो दिल्ली में सेक्रेटेरिएट में केंद्रीय सरकार के दक्षिण के राज्यों के लोगों की तादाद उत्तर के राज्यों से कम नहीं है, कुछ ज़्यादा ही होगी। वहाँ बात करिए उनसे, वो सुगमता से हिंदी बोलते हैं, कोई समस्या नहीं। और देखिए, ध्यान रखिए, भारत का जो दृष्टिकोण रहा है भाषा के बारे में, वो रहा है सर्वज्ञम तद अहम वंदे परं ज्योतिष तपो अहम प्रवृत्त्यान मुखाद देवी सर्वभाषा सरस्वती। ये भारत के में आदि काल से ये दृष्टिकोण रहा है। भाषाएं जो हैं वो संवाद का माध्यम है, और चूंकि वो संवाद का माध्यम है इसलिए वो माँ सरस्वती का वाहन है। माँ सरस्वती की बोलियां, भाषा वाणी तो माँ सरस्वती का नाम है, और जितनी भाषाएं हैं वो भाषा की बोलियां हैं। तो हमें यह आवाहन किया गया है कि हम प्रवृत्त्यान मुखाद देवी सर्वभाषा सरस्वती, हमारा यह आवाहन किया गया है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीख सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषा हमें सीखनी चाहिए, ताकि हम उस भाषा के बोलने वालों की संस्कृति, किसी लोगों के दिल में आप उतरना चाहते हैं तो उससे भाषा से बड़ा माध्यम कोई दूसरा नहीं। किसी दूसरी जगह जाके आप 2 वाक्य उनकी भाषा में बोल दीजिए, वो आपको जिस प्यार से देखते हैं वो केवल उसको नापा नहीं जा सकता, उसकी कल्पना की जा सकती है। तो ये भारत का हमेशा से दृष्टिकोण रहा। अब बात ये, हिंदी राष्ट्रभाषा भी है, हिंदी राजभाषा भी है। ये हमारी चिंता का विषय नहीं है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। हमारी चिंता का विषय ये है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के नाते हम अपनी भाषाओं में एक भाषा का विकास इस तरह करना चाहते हैं कि वो पूरे देश में संवाद की भाषा बन सके। ये बहुभाषी देश है। हमारी सारी भाषाएं, मैं तो कहता हूँ जो सबसे कम तादाद हो वो भी राष्ट्रीय भाषा है। उसको के
उसको विकास और उन्नति करने का अधिकार। हमारा ये दायित्व है कि हम हर भाषा का सम्मान करें, लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के नाते राष्ट्रीय अस्मिता को ध्यान में रखते हुए हमारी ये तीव्र इच्छा है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की इच्छा रही कि हमारे देश में आपस में संवाद के लिए हमें किसी विदेशी भाषा पर निर्भर न रहना पड़े। और उसके लिए हम हिंदी को उचित इसलिए पाया कि हम किसी भी एक भाषा को चुन सकते थे कि इसको संवाद की भाषा, लेकिन हम कोई भी ये चाहता है कि काम सुगम तरीके से होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। तो चूँकि देश के एक बड़े भाग में हिंदी बोली जाती है या हिंदी की बोलियां बोली जाती हैं, और जो गैर हिंदी क्षेत्र हैं उनमें भी राष्ट्रीय आंदोलन के बीच हिंदी के प्रति, मैं बिल्कुल भी इसको मत समझिएगा कि मेरी ये कोई अतिशोक्ति है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि साउथ में लोग हिंदी पढ़ने को ऐसा समझते थे जैसे वो राष्ट्रीय आंदोलन में, देश को आज़ाद कराने के आंदोलन में हिस्सा लेने की तरह की कार्रवाई मानते थे। चूँकि हिंदी के प्रति वो राष्ट्रीय सम्मान पैदा हो गया है तो शायद उसको आसानी से समझाया जा सकेगा लोगों को। और आसानी, खुद सोचिए, हमारा देश है, हम देश के बहुत सारे भागों में अभी भी जाते हैं तो हमें एक विदेशी भाषा पर निर्भर, वो विदेशी भाषा ये नहीं कि हमें उससे सीखना नहीं चाहिए, हम उससे सीखते हैं, वो भी हमारी मतलब हिंदी राजभाषा है, लेकिन जब तक पूरे देश में हिंदी संवाद की भाषा नहीं बन जाती तब तक हमने ये भी फैसला किया हुआ है कि अंग्रेज़ी भी राजभाषा बनी रहेगी। पर अंदर अंग्रेज़ी के प्रति भी हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन दिल की अंदर की इच्छा ये है कि हमारी अपनी भाषा हो जो पूरे देश में संवाद का माध्यम बन सके। अंग्रेज़ी नहीं बल्कि कोई और भी भाषा हो, जितनी भाषाएं हम सीख सकें हमें सीखना चाहिए। मैंने तो आपको बताया कि भारत का जो आदिकाल से दृष्टिकोण क्या रहा है वो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको आधुनिक दृष्टिकोण बताता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर है, शोध, क्या कहेंगे डॉक्टर, शोध रिसर्च पेपर, वो ये कहता है कि जिस व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा भाषाएं बोलना आता है, लिखना आता है, 2 या 2 से ज़्यादा, उस व्यक्ति को बुढ़ापे में होने वाली दिमागी बीमारियों, मस्तिष्क की जो बीमारियां होती हैं, तो साइंस अब ये बता रही है कि जिस किसी को 2 या 2 से ज़्यादा भाषाएं आती हैं उसके लिए उन बीमारियों, वो बीमारी उसे हो सकेगी इसकी बहुत कम संभावना रह जाती है। और उसका ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन, हमारे शरीर में जितने अंग हैं वो सक्रिय हैं। एक ही मैं कहता हूँ, बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। हमें मालूम है शाम को घर पे बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, कोई मेहमान भी आ रहे हैं, लेकिन हम किसी काम के लिए बाजार गए, वहाँ चाट देखी तो आपका जो स्वाद की जो है वो घर पे बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, लेकिन खड़े हो गए चाट खाने के लिए। थोड़ा आपने कोई सुंदरता अपने आप में आकर्षित करती है, कोई भी सुंदरता, कुछ देखा, आपको फैसला नहीं लेना पड़ता है, आंखें उधर घूम जाती हैं। एक अकेला अंग है शरीर में, मस्तिष्क, जो काहिल। अब तो सेमेस्टर हो गया, पहले तो साल भर चलता था यूनिवर्सिटी में कोर्स, तो 10 महीने मटर गश्ती, इम्तहान की रात को सारी रात जाग के पढ़ते हैं। ऐसा होता था या नहीं होता था? क्यों होता था? मस्तिष्क तब तक काम नहीं करता है जब तक कोई चुनौती सामने ना हो।
और जैसे ही चुनौती सामने आती है मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। दुनिया में कोई असाधारण लोग नहीं, सबके अंदर बराबर क्षमता है। कोई एक आधे कोई हो तो अलग बात है। आइंस्टाइन ने भी 5% अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, तो अगर हमारे पास आइंस्टाइन से कम है तो भी 5% के बराबर तो होगा। तो 2 से ज़्यादा भाषा जानने से क्या क्या होता है? साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि आपके मस्तिष्क के 2 हिस्से हैं, एक चेतन है, एक अचेतन, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। जब आप किसी एक भाषा में बात कर रहे होते हैं तो उसके अलावा आपको जो भाषाएं आती हैं वो आपका अचेतन जो मस्तिष्क है, अचेतन हिस्सा है, वो उसका उसी समय अनुवाद करता रहता है उन भाषाओं में जो आप जानते हैं। तो इस तरह आपका मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय रहता है, और मस्तिष्क जितना सक्रिय रहेगा उतना ही इसकी संभावना कम हो जाएगी कि जिसे अंग्रेजी में अल्जाइमर कहते हैं, उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसके होने की संभावना कम हो जाएगी। तो हमारे मनीषियों ने तो हजारों साल पहले कह दिया कि जितनी भाषाएं सीख सकते हो उतनी भाषाएं सीखो। अच्छा, एक और जगह कहा गया, मुझे एकदम से याद आया, एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अग्रजन्मन स्वयं समचरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वम आनवा। हमारे ऋषियों ने ऐसे समाज की रचना की कल्पना की थी जहाँ दुनिया भर के लोग भारत के बारे में सीखने के लिए नहीं, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपना इतिहास जानने के लिए, पढ़ने के लिए वो भारत आएंगे। अब अगर हमें यही विश्व गुरु की कल्पना है, और विश्व गुरु की कल्पना क्या है? इंग्लैंड से आने वाले को पढ़ाना है, अगर हमें अरब से आने वाले को पढ़ाना है, अगर हमें स्पेन से आने वाले को पढ़ाना है, तो हमें उनकी भाषाओं का ज्ञान तो होना चाहिए। ये हमारे ऋषियों की कल्पना थी। तो हमारा कोई ये नहीं है कि हम उसको तंग नजरी को, मतलब कोई अल्प करके अपनी बुद्धि को हम देख रहे हैं। नहीं, हिंदी को के बारे में हम बात करते हैं तो इसलिए नहीं कि हमारी किसी भी दूसरी भाषा, कोई भाषा किसी दूसरी भाषा की विरोधी हो ही नहीं सकती। भाषाएं एक दूसरे को समृद्ध करती हैं। वो एक दूसरे से कोई उनकी एक दूसरे से कोई विरोध हो, ऐसा भाषाओं के बीच में नहीं होता, संस्कृतियों के बीच में नहीं होता। तो हमारी तो यही परंपरा रही थी, यही हमें बताया गया है। और एक और मैं कहूँ कि ये हमारी संस्कृति में इस संसार को कहा गया है, इसकी उपमा दी गई है एक ऐसे वृक्ष से जिसके अंदर विष भरा हुआ है। संसार विष वृक्षस्य दुई फले अमृतोपमे काव्य अमृत रसा स्वादा सल्लापा सज्जना ने सहा। ये जो संसार है ये तो विश्व, ये पेड़ रूपी संसार विष से भरा हुआ, लेकिन ये विष रूपी पेड़, विष से भरा हुआ पेड़ दो अमृत से भरे हुए फल पैदा करता है। और वो अमृत के फल क्या हैं? वो फल क्या हैं जो अमृत से भरे हुए हैं? एक है काव्य साहित्य, और दूसरा है सज्जनों की संगति, सत्संग। इन दोनों को सिर्फ अमृत से तुलना की गई है, बाकी जितनी संसार की चीजें हैं उसको विष से भरा हुआ बताया गया। आप गौर करिएगा जरा, जब आप बहुत परेशान होते हैं, हम कोई भी, आप हो, मैं हूँ और कोई हो, जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत कष्ट में होते हैं, तो साधारणतया ये होता है या नहीं होता है
कि हम किसी कालजयी ग्रंथ को उठाकर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। उस वक्त हमें कुछ और याद नहीं आता। हम अपने आप को सहारा देने के लिए, अपने आप को दोबारा साहस लौट के आए, दोबारा हिम्मत पैदा हो, हमारा मनोबल ऐसा बने कि हम चुनौतियों का सामना कर सकें, तो बुद्धिमान व्यक्ति उस वक्त किसी कालजयी ग्रंथ को, जिन्हें क्लासिक अंग्रेजी में कहा जाता है, वो ये कालजयी ग्रंथ जो हैं, हजारों साल से क्यों पढ़ रहे हैं लोग रामायण को, क्यों पढ़ रहे हैं लोग भगवत गीता को? आज की तारीख में हर साल हजारों किताबें छपती हैं। कई किताबें बहुत लोकप्रिय होती हैं, लेकिन उन लोकप्रिय किताबों को भी लोग 4-5 साल के बाद भूल जाते हैं। याद किसको रखा जाता है? जो बदली हुई परिस्थितियों में भी आपको संदेश दे सके, आपको मार्गदर्शन कर सके। तो ये एक तरह से ये जो पुराने ग्रंथ हैं, ये हर दौर में समकालीन, आज की परिस्थितियों में, पहले की परिस्थितियों में जो लोग पढ़ते थे वो भी उसमें से अपने जीवन के मार्गदर्शक के जो तत्व हैं उनको निकालते थे। आज भी वो उतने ही प्रभावी, उतने ही प्रेरणापूर्ण। तो और इसीलिए इन ग्रंथों को इतना हम आदर और सम्मान भी करते हैं, क्योंकि वो हमारी उन मुश्किल परिस्थितियों में हमारी मदद करते हैं। अब ये ग्रंथ जो, इसके लिए ग्रंथ तो किसी भाषा में ही लिखे जाएं, तो भाषा का समृद्ध होना ज़रूरी है। इसी तरह जैसे मैंने आपसे कहा कि भाषाओं के सबके लिए सम्मान, लेकिन अंदर से जन्मी हुई इच्छा कि हमारे देश की एकता, अखंडता के प्रति जो हमारी चेतना है, उसी में कहीं ये भी है। हम बहुभाषी देश हैं, सब भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन एक हमारे लिए संवाद की भाषा, परस्पर बातचीत करने की भाषा, जो हम पूरे देश में कहीं भी जाएं, उस भाषा को बोलकर हम वहाँ पर लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। हमें उन भाषाओं को भी सीखना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। क्यों नहीं पटना में वो संस्थाएं होनी चाहिए जो मलयालम सिखाएं, तमिल सिखाएं, कन्नड़ सिखाएं, तेलुगु सिखाएं, क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और ये बात ध्यान रखिएगा कि आज की तारीख में, ये मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ आपसे, बहुत अफसोस के साथ, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और बिहार का बच्चा जमुना पार करने के बाद अपने आप को विदेशी महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो जमुना पार जैसी आपने की, तो वहाँ तो हर बड़ी संस्था की जुबान हिंदी नहीं। मतलब हमें सीखने के लिए, मैं कह रहा हूँ, ये नहीं बता रहा, कुछ चेतावनी नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा अपने बंधुओं से जो दक्षिण में। आप कोई सी भी स्टेट ले लीजिए, केरला में तो 2 हिस्से हैं। अगर आप साउथ केरला में हैं तो अब मलयालम आपकी मातृभाषा, तमिल आपको आती ही आती है, हिंदी कंपलसरी है हाई स्कूल तक, और अंग्रेजी बहुत अच्छी। अब 4 भाषाएं जानने वाला बच्चा 25 साल बाद की कल्पना करिए, 2 भाषा बोलने वाला बच्चा भी 4 भाषा जानने वालों से कंपटीशन में कामयाब नहीं होगा। लिहाजा क्यों नहीं होनी चाहिए संस्थाएं जो कन्नड़ भी सिखाएं, मलयालम भी सिखाएं, तमिल भी सिखाएं, तेलुगु भी सिखाएं। और ये बड़ी बड़ी समृद्ध भाषाएं हैं, लोग जानते नहीं। हिंदी में केवल
मैं इंडोनेशिया गया हुआ था, तो मैंने वहाँ किसी से कहा, और इत्तेफाक से वहाँ पे एक लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर थे, मैंने उनसे कहा, मैं कहा सर एयरपोर्ट से होटल आते हुए जहाँ कहीं भी रोमन में लिखा हुआ था भाषा इंडोनेशिया का कोई शब्द, तो मैं कहा मेरी समझ में आ रहा था, नॉट ओनली कि मैं सिर्फ इतना नहीं कि मैं उसको पढ़ सकता हूँ, मेरी समझ में आ रहा था, भूमि पुत्र फला इस तरह के नाम ही इंडोनेशिया में। तो मैं समझ, उनका आपको समझ में क्यों नहीं आएगा? ये क्यों? बोले दुनिया में, पूरी दुनिया में संस्कृत से प्रभावित सबसे ज़्यादा जो संस्कृत को तो मदर कहा जाता है ना, माँ कहा जाता है बहुत सी लैंग्वेज, उनका सबसे ज़्यादा प्रभावित भाषा कोई है, वो भारत में नहीं है, वो भाषा इंडोनेशिया है। 78% शब्द भाषा इंडोनेशिया में संस्कृत के हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अगर भारतीय भाषा हमारे नज़दीक कोई आती है तो वो मलयालम है, जिसमें 73% संस्कृत, उसके बाद तेलुगु है, उसके बाद कन्नड़ है, और इनका हिंदी, उनका हिंदी में केवल 28% है हिंदी। तो हमें यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, अब प्यार से मोहब्बत से उन लोगों को समझाएंगे जहाँ कहीं भी कि ये किसी को पर लाद देने की कोशिश नहीं है। एक भारतीय होने के नाते हमारी एक दिल की इच्छा है सब भाषाएं भारत की विकसित हों। एक भाषा ऐसी हो जिसमें हर भारतीय, इतनी सारी भाषाओं के बीच एक भाषा कम से कम हम ऐसी विकसित कर सकें जिसमें हम कहीं भी जाएं उसमें हमारा संवाद हो सके। ये इस तरह से हम चलेंगे। मुझे वो अब मैंने खुद जो फ़र्क देखा है, 80 से मैं दक्षिण में जा रहा हूँ, मैं 80 में एटीट्यूड कुछ और था, आज एटीट्यूड कुछ और। तो अगर उस हिंदी जो अभी आपने कहा कि जो प्यार की भाषा है, समन्वय की भाषा है, उसकी उस आत्मा के साथ अगर हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि बहुत जल्दी पूरे देश में हिंदी हमारे संवाद की, परस्पर सहयोग की भाषा बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर मुझे धैर्य से सुना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।